नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम कार्य पढ़ चुके हैं और ऊर्जा आज पढ़ेंगे। तो ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। मैंने पहले इसमें पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है, उसके साथ ही मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कवर किए हैं, और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी कवर किए हैं। तो पूरा एनर्जी चैप्टर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा यानी एनर्जी कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को, ये याद रखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो कार्य के समान जो ऊर्जा का मात्रक है ना, ये भी जूल है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान है, और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। सीजीएस यानी कि सी से सेंटीमीटर, जिसे ग्राम, और ऐसे सेकंड। तो जो सीजीएस प्रणाली है ना, उसमें जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो अर्घ होता है। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। और एक अर्घ में कितना जूल होता है, तो जूल बड़ा है, तो एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ। लेकिन जो अर्घ होता है वो जूल से छोटा होता है, इसलिए पावर माइनस में आ जाएगी। तो 10 की पावर -7 जूल, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम ऊर्जा के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, इसीलिए जो ऊर्जा है ना, इसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस प्रकार ऊर्जा के कई स्वरूप हैं, और ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है, गैसीय ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा होती है। लेकिन जो ऊर्जा के मुख्य स्वरूप है ना, उसमें इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये 2 वर्ग हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ में यांत्रिक ऊर्जा भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लेते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो जो कार्य करने की क्षमता है वो हो गई ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, और गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। जैसे चलते वाहन की ऊर्जा, तो जो वाहन है वो चल रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा। गतिशील हवा में जो गतिशील हवा होती है, हवा चल रही है, वो भी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। चाबी भरी गाड़ी में, गाड़ी आपने देखी होगी ना, जिसमें चाबी भरी जाती है, उसके बाद वो चलती है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और भी उदाहरण हैं, जैसे उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड में भी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कोई व्यक्ति वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उसमें भी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कोई अगर गिर रहा है, ऊपर से फॉलिंग हो रही है, तो उसमें भी गति है ना, ऊपर से अगर वो नीचे गिरेगा तो उसमें भी गति पाई जा रही है। थ्रोइंग अ बॉल, कोई गेंद को फेंक रहा है। फ्लाइंग एरोप्लेन, हवाई जहाज जो है हवा में उड़ रहा है, तो जिसमें भी गति पाई जाती है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। गतिज ऊर्जा क्या है? तो गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को जिसमें गति पाई जाती है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसके बाद आगे है कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो अभी तो आपको ये परिभाषा समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो m क्या है? मास,
यानी कि द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग का स्क्वायर यही लिखा गया है, v का वर्ग, और m क्या है, द्रव्यमान। तो गुणनफल के, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है ना, दोनों के गुणनफल का आधा 1/2 यही लिखा गया है कि द्रव्यमान तथा उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है गतिज ऊर्जा। तो यह जो फॉर्मूला है ना, वही परिभाषा में लिखा गया है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इसी के साथ ये दो कथन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में बहुत बार इनसे प्रश्न बना है। तो क्या प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए, पिंड यानी कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट। तो यदि पिंड का द्रव्यमान बताया जा रहा है कि जो मास है उसे अगर दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए, वैसे तो आप इसे याद कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप भूल सकते हैं ना। अभी तो आप याद कर लेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम में आप भूल सकते हैं। तो इसे याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिकली इसे सोल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान है, क्या करिए, देखिए, आप मास और वेलोसिटी कुछ मान लीजिए मास मैं कोई ओड नंबर ले लेता हूँ 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, और जो वेलोसिटी होती है इसे मैं 2 मान लेता हूँ। तो पहले सिंपल क्या होता है, सिंपल इसे सोल्व कर लीजिए। सिंपल फार्मूला क्या है, 1/2 mv² ना। तो 1/2 मास कितना है, तो मास है 3, वेलोसिटी कितनी है 2, तो v का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, तो 2 4 कट गया, 2 आ गया, तो इसका कितना आ गया 6। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 6 जूल। अब सीधा जो कथन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिए। पहले आपको सीधा m या v कुछ मान लो, उसको सोल्व कर लो। फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। डायरेक्टली आप सोल्व कर लो, बहुत ही कम समय आपको लगेगा, इससे आपको ये याद रहेगा। अभी तो आप रट के चले जाएंगे कि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आगे आपको याद नहीं रहेगा। तो सीधा आप सोल्व कीजिए, उसके बाद जो कथन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिए। तो 1/2 मास कितना हो जाए, द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो द्रव्यमान है कितना, तो द्रव्यमान है 3, 3 का दोगुना कितना होता है, 3 दूनी 6, और वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी सीधे ही 4 आएगी ना। 4 क्यों आएगी, 2 मानी थी हमने, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 ले लो। तो 2 तिया 6, तो 3 चौके क्या होगा, 12 आएगा। अब आप देखिए, पहले 6 आया था, अब 12 हो गया, तो ये क्या हो गया, 6 का दोगुना हो गया ना। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे इसको तो मैं सीधा याद कर लूँ, ऐसे सोल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी आपको बताता हूँ क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अब दोबारा एक और कथन पूछा जाता है कि यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अब आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे, पर ये सिंपल कैसे है कि द्रव्यमान दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो गई, लेकिन अगर द्रव्यमान को घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यहाँ पर तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, दोगुना दोगुना, आधा आधा, लेकिन यही कथन अगर दोगुने की जगह 4 गुना लिख दिया जाए, यहाँ पर तो दोगुना लिखा गया ना, अगर पूछ लिया जाए कि यदि पिंड का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो बताइए गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। तो सिंपल आप इसे सोल्व कर लीजिए। एक तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए कोई भी मास या वेलोसिटी, उसके बाद जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। उसके बाद आप देखो कि क्या परिवर्तन आता है, तो इससे आपको याद रहेगा। जैसे अगला कथन एक और पूछा जाता है कि यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेग अगर बढ़ाया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही है, क्योंकि वेग का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। या तो आप इस तरह सोल्व कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, मास के ऊपर जो पावर है कितनी है, 1 है ना, कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है। और वेलोसिटी के ऊपर पावर कितनी है, 2 पावर है। तो इसमें कोई परिवर्तन होगा तो सेम परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होगा यानी कि वेग में, तो उसका स्क्वायर यानी कि दोगुना परिवर्तन होगा। जैसे मास में अगर द्रव्यमान दुगुना है
तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी होगी, क्योंकि पावर सेम है। लेकिन अगर वेग में कोई परिवर्तन होगा, अगर वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अगर दोगुना कर रहे हैं तो 4 गुना हो जा रहा है गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार आप दोनों तरीके जो भी आपको याद रहें इसे याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो गतिज ऊर्जा के बाद हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, अथवा ऊंचाई या खिंचाव के कारण अपने स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इसके नाम में क्या है? स्थिति। तो अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वही स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कोई वस्तु है, वो जितनी ऊंचाई से छोड़ी जाए उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखिए, बांध का एग्जाम्पल होता है। तो जो पानी है, वाटर को क्या किया जाता है? बांध बनाया जाता है ना, फाटक लगाकर, तो पानी को रोका गया है। तो बताइए, जब पानी को छोड़ा जाएगा तो इसमें कोई ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। जब फाटक को एकदम से सारे फाटक खोल दिए जाए तो हो सकता है कि जो पानी है पूरे गांव को या शहर को ही बहा दे। अगर यहाँ पर पूरा पानी भरा हो, बांध में बहुत सारा पानी जमा किया जाता है डैम में, तो इसमें कोई ऊर्जा मिलेगी कि नहीं? तो इसमें पोटेंशियल होता है ना, इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि अपनी स्थिति के कारण है। ये हमेशा ऊंचाई पे निर्भर करती है। जितनी ऊंचाई पर कोई भी वस्तु अधिक ऊंचाई पर होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर यही पानी नीचे बह रहा है तो इतना प्रभाव इसका नहीं होगा, लेकिन इसी पानी को एक ऊंचाई पर जमा कर लिया जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अपनी स्थिति के कारण इसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और ऊंचाई और खिंचाव के कारण, या तो ऊंचाई हो या इसमें खिंचाव हो, खिंचाव के कारण जैसे आप उदाहरण देखिए, पन बिजली संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन से होते हैं? जो बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है ना। तो बांध में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा से ही टरबाइन चलती है, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो जो बांध में पानी होता है, पानी को बहाया जाता है और यहाँ एक टरबाइन लगा दिया जाता है जो घूमता है। तो पानी में ऊर्जा होती है तभी तो टरबाइन घूमेगा ना, और टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो क्या होता है कि बांध में से जो पानी है छोड़ा जा रहा है, तो छोड़ने के बाद जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है उसी एनर्जी के कारण ये टरबाइन घूम रहा है, और टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। जैसे दूसरा उदाहरण है कि घड़ी की स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण चाबी भरने पर घड़ी की सुइयां चलती हैं। जैसे जो चाबी वाली घड़ी आती थी ना पहले, अभी भी आती होगी, उसमें चाबी भर दो तो वो घड़ी 12 या 24 घंटे के लिए चलती है। उसके बाद दोबारा उसमें चाबी भरनी पड़ती है। तो ये क्या है? चाबी भरने के बाद वो घड़ी चल रही है। तो ये भी स्थिति के कारण ऊर्जा पैदा हो रही है ना, तो इसको भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण मानेंगे। जैसे अगला उदाहरण है कि स्थितिज ऊर्जा के कारण ही तना हुआ धनुष तीर को बहुत दूर तक फेंक पाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये धनुष बाण है, तो जो तीर है, तीर को जब पीछे की ओर खींचा जाएगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाएगा, तब इसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा होगी। और जैसे इस तीर को छोड़ दिया जाएगा ना, तो जो स्थितिज ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। तो देखिए, जो तीर है, तीर को जैसे पीछे की ओर खींचा जाएगा, एकदम तान दिया जाएगा, तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, इसके स्थिति में परिवर्तन के कारण। लेकिन जैसे ही इसे बाण से छोड़ा जाएगा, धनुष से छोड़ा जाएगा इस बाण को, तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। उसके बाद अगला उदाहरण है कि गुलेल में खींची हुई रबड़ की पट्टी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कंकड़ को काफ़ी दूर फेंकने में किया जाता है। तो जो गुलेल होती है, अब इसमें जो ये कंकड़ है, जब इसको पीछे की ओर इस पट्टी को खींचा गया, अब इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे इसको छोड़ दिया जाएगा तो जो पत्थर है वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो पत्थर में कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे ये डैम है, डैम मैंने आपको बता ही दिया, ये भी कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे कोई सेब है, अब सेब पेड़ पर लटका हुआ है, अब इसमें कोई भी चीज़ अगर ऊंचाई पे है तो मैंने आपको बताया कि उसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी ही, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी ही। ये कुछ स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं।
जैसे आगे है स्थितिज ऊर्जा का मापन। माना m द्रव्यमान का एक पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है और पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें उदाहरण में बताया गया है कि जैसे ये m कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाया गया है, तो अब ये नीचे की ओर गिरेगा, इसमें कोई ऊर्जा होगी ना। ये कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऊंचाई पर ले जाई जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा हो जाती है, ये याद रखेगा। तो ऊंचाई का इसमें अहम रोल है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर ही है तो बताओ ये इसमें स्थितिज ऊर्जा है? नहीं है। जैसे इसे ऊंचाई पर ले जाया जाएगा तब इसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा होगी। तो आगे अब हम स्थितिज ऊर्जा के कुछ प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। वैसे ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते लेकिन एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो हम पढ़ लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? जो हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कोई वस्तु ले जाई जा रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पैदा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। हमने पढ़ा ना कि कोई वस्तु है उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर ले जाया गया है, तब वो नीचे की ओर गिरेगा। कौन सी ऊर्जा के कारण? स्थितिज ऊर्जा के कारण। और पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। जब ये वस्तु पृथ्वी के तल पर होती है तब इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। जब इसे ऊंचाई पर ले जाया जाता है तब इसमें स्थितिज ऊर्जा पैदा होती है। इसका फॉर्मूला आगे हम देखेंगे, mgh इसका फॉर्मूला होता है, इसी से ये निकाला जाता है। अगला प्रकार है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक का मतलब है लचीलापन या खिंचाव के कारण। जैसे जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को जब दबाया जाता है तो उसमें जब उसको छोड़ेंगे तो आपको पता है ना वो उछलेगी, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा पैदा हुई है। यही है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी आकृति तथा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर, स्प्रिंग को खींचा जाता है तो उसमें एक ऊर्जा पैदा हो रही है। घड़ी में चाबी भरने पर उसमें एक ऊर्जा पैदा हो रही है। ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। और तीसरा प्रकार है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है कि विद्युत आवेशित कण जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींच रहे हैं या अपनी ओर से ढकेल रहे हैं, तब भी उनमें जो ऊर्जा पैदा होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होती है। कौन सी? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। इसके बाद आगे है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो जब स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा इन दोनों को जोड़ देते हैं ना तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है? जब गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है? इसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। m मास होता है, g ग्रेविटी होती है, h हाइट होती है। तो जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा आती है, याद रखिएगा। और यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं? जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, पतंग, चलती गाड़ी में बैठा यात्री। तो जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है ना, ये पृथ्वी से एक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसमें ऊंचाई पर उड़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन ये गति भी तो कर रहा है, आगे बढ़ भी तो रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। दोनों ऊर्जा है ना। जैसे पतंग है, पतंग को आप उड़ाते हैं तो ऊपर की ओर उड़ रही है, जब तक वो डोर से बंधी हुई है तो ये ऊंचाई पर उड़ रही है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि ये गिर जाएगी बाद में। और उसके साथ ये मूव भी कर रही है, एक जगह से दूसरी ओर उड़ रही है, ये क्या है? इसमें गतिज ऊर्जा भी है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़कर बनती है यांत्रिक ऊर्जा। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो तीनों ऊर्जा से रिलेटेड जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अभी हम इसके
थ्योरी सेक्शन को पढ़ लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। यानी कि ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इसके केवल रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित किया जाता है। आगे हम जितने भी इसके रूपांतरण हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे उदाहरण देख लेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि जो एनर्जी होती है ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में। जैसे जब मोमबत्ती चलाई जाती है, मोमबत्ती जलती है, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जो सोलर पैनल होते हैं, सौर ऊर्जा होती है, वो क्या करती है? ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सूर्य से ताप लेती है, ताप या ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युतीय ऊर्जा में। इसमें क्या हो रहा है? जो ऊर्जा होती है ना, उसका रूपांतरण होता है। ये ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो इसके हम जितने भी उदाहरण हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ स्वरूप देख लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल हो गया। ये सभी सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। जिससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं और ये यूरेनियम, थोरियम आदि से प्राप्त होता है। ये हो गया नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्टिकल एनर्जी। तो वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। जैसे सूर्य एवं विद्युत बल्ब के द्वारा उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। रासायनिक ऊर्जा, तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे जब कोयला जलता है तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी किसी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। किस में? जब कोयला जलता है तो क्या ऊष्मा मिलती है, तो जो केमिकल एनर्जी है वो ऊष्मीय एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। पेट्रोलियम, ये सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो जितने भी उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैंने सभी उदाहरणों को एक साथ कवर कर दिया है और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले है विद्युत हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आप खुद ही सोचिए, जो हीटर होता है वो क्या करता है? चलता किससे है? बिजली से चलता है, विद्युत ऊर्जा से चलता है। और उसके बाद क्या करता है? गर्मी पैदा करता है ना, ऊष्मा पैदा करता है। ये क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रिक से यानी विद्युत से चलता है और ध्वनि पैदा होती है। उसके बाद है डायनमो। डायनमो क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो डायनमो क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कार की जो बैटरी होती है, ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो सबसे पहले तो पेशीय ऊर्जा लगती है। आपकी मांसपेशियों का बल लग रहा है ना, जब आप पत्थर को फेंक रहे हैं, तो पेशीय ऊर्जा किस में रूपांतरित हो रही है? और पत्थर को फेंका गया है तो गतिज ऊर्जा में। पत्थर गति करेगा ना, तो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन, स्टीम इंजन। तो वाष्प इंजन में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पहले भाप इंजन की रेलगाड़ियाँ चलती थी ना, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। उसके बाद है जलता हुआ कोयला। तो जब कोयला चलता है
चाहे कोयला हो या पेट्रोल हो, तो रासायनिक ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा में। उसके बाद है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये सभी उदाहरण पूछे जाते हैं, और भी उदाहरण हैं, मैंने सभी कवर किए हैं। जैसे विद्युत अपघटन, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो बिजली का चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो बिजली का पंखा होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो टरबाइन होता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। हमने देखा ना कि जो टरबाइन घूमता है, बांध में से पानी छोड़ा जाता है, टरबाइन घूमता है, तो यांत्रिक ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद है पवन चक्की, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। परमाणु बम, तो परमाणु बम में रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, न्यूक्लियर एनर्जी में रूपांतरित किया जाता है। और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यानी कि माइक, जो आपके मोबाइल में आप बोलते हैं। एक तो स्पीकर होता है जहाँ से सुनते हैं, और एक माइक्रोफोन होता है जहाँ से आप बोलते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सितार, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की ऊर्जा, तो ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। क्योंकि जब कोई ऊंचाई पर चीज़ है, मैंने आपको बताया कि वो स्थितिज ऊर्जा में होगी, लेकिन जब उसे फेंका जाएगा, नीचे गिरेगी, तो गति में आ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। उसके बाद है बिजली की घंटी या टेलीफोन, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आशा करता हूँ जितने भी ऊर्जा रूपांतरण के स्वरूप हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सब आपने देख लिए, और यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसकी रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो आगे अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी यदि वह पत्थर 40 किलोग्राम का होगा? तो मास कितना दिया हुआ है? 40 किलोग्राम। ऊंचाई, हाइट कितनी दी है? 100 मीटर। और जो ग्रेविटी होती है, मैंने आपको बताया वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसे हम राउंड ऑफ करके 10 मानकर चलते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया होगा कि ग्रेविटी मान लीजिए 9.8 या 10। अगर नहीं दिया तो आप 10 मानकर चलिए। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 10 मानकर चलेंगे, अगर आंसर नहीं आ रहा तब आप 9.8 भी मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे राउंड ऑफ करके 10 मानकर चलते हैं। और ज़्यादातर परीक्षा में दिया होता है कि आप इसमें गुरुत्वीय जो ऊर्जा है उसे कितना मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे राउंड ऑफ करके मानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? mgh। m है 40, ग्रेविटी का हमने मान लिया 10, और ऊंचाई है 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 40,000 जूल। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो जूल में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 71 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार पर चढ़ा हुआ है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो जो मास होता है हरदम किलोग्राम में लेते हैं। तो 75 किलोग्राम जी मान लिया हमने 10, मैंने आपको बताया 10 मान के चलो। और हाइट कितनी है? 71 मीटर। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 53,250 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं कि एक बोरा गेहूं का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 7500 जूल हो जाए? तो देखिए यहाँ पर मास दिया हुआ है 75 किलोग्राम, हाइट यहाँ पर नहीं बताई गई, लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बता दी गई है 7500 जूल। फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई गई है? 7500 जूल। m बताया गया है 75, g आपको पता ही है 10, ऊंचाई आपको पता करनी है। तो सिंपल ही है, कैसे? 7500 दिया हुआ है, उसके बराबर कितना आएगा? सोल्व करोगे 75 × 10 750 मल्टीप्लाई होगा h।
तो देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, 7500 ऊपर आ जाएगा और 750 नीचे हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 75 दाया 750 होता है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 10 मीटर। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक समतल सड़क पर अपनी कार की गति को 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में अनुपात कितना होगा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनका रेशो आपको बताना है। प्रारंभिक गति बताएगी है 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम गति बताएगी है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें द्रव्यमान आपको नहीं बताया गया, तो द्रव्यमान आप m मान लीजिए। तो अंतिम गतिज ऊर्जा ऊपर आएगी, क्योंकि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में अनुपात चाहिए। तो जो 1/2 है ये तो कट जाएगा दोनों का। मास जो है दिया नहीं गया तो m से m कट जाएगा, केवल v² बचेगा ऊपर और नीचे। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो v² का अनुपात चाहिए। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसका वेग कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 0 से 0 कट गई दोनों, 4:1 इसका आंसर आएगा। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया है, और आप इसे सीधा ही जो उसकी वेलोसिटी होती है ना उसी का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना। मैंने तो आपको समझाया है कि 1/2 कट जाएगा, मास सेम है दोनों का, m से m कट जाएगा, केवल v² का ही रोल रहेगा। तो यही आपको सोल्व करना है, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो अगला प्रश्न है कि 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में 2 जूल गतिज ऊर्जा है। वस्तु को डैश की चाल से गतिमान होना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें किलोग्राम में लेना है। तो 2000 ग्राम कितने किलोग्राम होगा, तो 2 किलोग्राम होगा। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2 जूल। तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको बताया गया है 100, 1/2 आएगा। मास आपको 2 बताया गया है, v² आपको पता करना है। तो 2 को 2 से काट दो, कितना आएगा, तो इक्वल टू कितना हो गया, v², क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, v² आ जाएगा। और इधर 2 को आप 10² मान लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो v बराबर 10 इसका आंसर आ गया। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 100 = v² था ना, जब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 100 के रूट आ जाएगा। तो 100 का रूट कितना होता है, 10, तो v बराबर 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 22 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होती है। इसमें गतिज ऊर्जा आपको पता करनी है। तो देखिए m कितना दिया हुआ है, 22 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 मीटर प्रति सेकंड। बस आप इसको सोल्व कर दो, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 mv²। m कितना है 22, और 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से 22 को काट दो, 11 आ गया। अब 11 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आंसर आएगा। तो 275 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 20 मीटर ऊंची इमारत पर बैठा हुआ है और उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो यांत्रिक ऊर्जा की गणना करें। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूला यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दो। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का एक तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv², और दूसरा जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh होती है। दोनों को आपस में जोड़ना है, उसके बाद जो ऊर्जा आएगी वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा निकल आएगी। तो हमें मास बताया गया है 50 किलोग्राम, हाइट बताई गई है 20 मीटर। अब यांत्रिक ऊर्जा पता करनी है। तो देखिए इसमें जो आदमी है ना, आप देखेंगे कि वो इमारत पर बैठा हुआ है, और जब तक वो गति नहीं करेगा तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो तो शून्य हो जाएगी। तो आदमी गति नहीं कर रहा है, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ शून्य हो तो पूरी चीज़ शून्य हो जाती है ना। जैसे देखिए 1/2 mv² है ना ये, तो अगर मान लो मास दिया हुआ है, मास मान लो 50 दिया हुआ है ना यहाँ पर,
50 दिया हुआ है, 1/2 आ गया। और जो उसकी चाल है वो गति कर ही नहीं रहा, तो गति क्या हो गई, 0। तो कोई भी चीज़ आपको पता है गुणनफल में 0 आ जाए तो पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है 0 हो जाती है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे जब किसी भी चीज़ को 0 से तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति गति नहीं कर रहा, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य होगी। केवल mgh से आपको निकालना है, तो मास है 50, जी आप 10 मानेंगे और एच हाइट कितनी है 20, तो 50 गुना 10 गुना 20 कितना आएगा, 10,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। तो हाँ, जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला बताना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोनों को जब जोड़ा जाता है तो कौन सी ऊर्जा निकलती है, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऊपर उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी। तो हथौड़ी को अभी उठाया गया है, एक ऊंचाई पर है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। जब इसे नीचे चलाया जाएगा तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन जब इसे उठाया गया है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में डैश होता है। तो एक निश्चित ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो देखिए, एक जो पक्षी है वो हवा में उड़ रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, एक तो वो ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और दूसरा वो उड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी। तो जो बालक है वो एक तो ऊंचाई पर है, छत पर है, तो स्थितिज ऊर्जा तो होगी, और उसके साथ वो दौड़ रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए वायुयान में, या दौड़ते हुए धावक में। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, बांध के पानी में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की डैश के साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि किससे होगी, वेग से, ऊंचाई से, विस्थापन से, या दूरी से। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इन तीनों में से कोई भी चीज़ में परिवर्तन हो तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो मास यहाँ दिया है, द्रव्यमान नहीं दिया, ग्रेविटी का कुछ दिया है, गुरुत्वाकर्षण नहीं दिया, हाइट यानी ऊंचाई दी है तो दी है। तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, एम बताया गया है कितना, 10 किलोग्राम, और उसके साथ हाइट कितनी बताई गई है, 20 मीटर, जी आपको पता ही है 10 होता है। तो mgh 10 गुना 10 गुना 20, तो कितना हो गया, 10 गुना 10 गुना 20, तो 2 आ गया, और कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो 2000 जूल इसका आंसर होगा। तो 2000 जूल तो इसमें दिया नहीं गया, लेकिन 2 किलो जूल दिया गया है। तो 2000 को आप 2 किलो मान सकते हैं ना, 2000 को आप 2 किलो मान लो, और जूल, तो 2 किलो जूल इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो 1/2 मास कितना है, द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 10, इसका स्क्वायर कितना होगा, 10 दाया 100, 2 5 10 होता है। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 500 जूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार है। तो जो लाउड स्पीकर है
में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोयले पेट्रोलियम के जलने से परिवर्तित होता है, इससे जो रासायनिक ऊर्जा होती है ये ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें मैंने पूरा जो इतिहास है ना उसका पूरा कंपाइलेशन इसकी ई बुक बनाई है A4 साइज में। आप इसे हमारी वेबसाइट स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको PDF भी डाउनलोड करनी है तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस पर 1,34,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। कई फेक चैनल भी बने हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।